नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट की यूनिट 1 के बारे में। ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। तो यूनिट 1 की स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक आपको लगेगा ये डेफिनेशन ऑफ टॉट, जिसमें हम टॉट की डेफिनेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से टॉट को डिफाइन किया गया है, किन किन ऑथर्स ने किस किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका है डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स, किस तरीके से लॉ ऑफ टॉट डेवलप हुआ इंडिया के अंदर और उसके पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं, इसमें ये चीज़ कवर होगी। थर्ड टॉपिक आपका है डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ ऑफ टॉट, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज हैं जो इंडिया में प्रिवेल करते हैं और ये इन सब से कहीं ना कहीं रिलेट करता है लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ क्राइम और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लॉ ऑफ टॉट से डिफरेंट है, इसके बारे में भी बात होगी। उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉट्स, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। ये दो आपके लीगल मैगजीम्स हैं और किस तरीके से टॉट में रेलेवेंट है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आपका है जस्टिफिकेशन इन टॉट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, नेसेसिटी, प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड प्राइवेट डिफेंस। तो ये जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है, एक तरीके से कि अगर आपने कोई टॉट कमिट किया बट इन रीजन से किया था तो आपका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है, मतलब जस्टिफाइड बाय लॉ है और आपको इसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं। इसमें अब आप देखेंगे तो इसकी मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात, ये जनरली 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी 10 मार्क्स में ज़्यादातर नहीं पूछते। बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसको इंडिपेंडेंटली 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 10 मार्क्स में भी। अगर 2-3 एक साथ पूछेंगे तो 12.5 में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। तो ये आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका अगर सोल मान लीजिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पूछा या नेसेसिटी पूछा, अगर 1-1 पूछेंगे तो 5 मार्क्स के लिए। अदरवाइज इसके अगर 2-3 जस्टिफिकेशन एक साथ पूछ लिए या सारे एक साथ पूछ सकते हैं तो वो चीज़ आपकी 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये आपका यूनिट का बाइफिकेशन है, लंबी यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टॉट। तो सबसे पहले टॉट के बारे में या टॉट का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टॉट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है या टॉट बेसिकली होता क्या है। तो एक एग्जांपल के पॉइंट पे आपको समझाऊंगा। एक पर्सन है ये ए, इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो जो अम्ब्रेला है और इसके आसपास का जो एयर स्पेस है उस पर इसका लीगल राइट है। बट जब इसको ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है, घुमा रहा है, और इसी रास्ते पे एक पर्सन है बी, इसको ये अम्ब्रेला इसके फेस पे हिट करता है, फेस पे हिट करता है। जैसे ही हिटिंग होगी वैसे ही बी का राइट, मतलब बी का राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और राइट टू मूवमेंट का डिस्टर्ब होते ही यहाँ पे बी का राइट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर बी का राइट इन्फ्लुएंस हो गया तो कहीं ना कहीं ए ने अपने राइट को एक्सीड करा। ए का राइट है अम्ब्रेला घुमाने का, ए का फुल राइट है, बट जैसे ही अम्ब्रेला बी को हिट करेगा वैसे ही ए का राइट एक्सीड हो गया, और जैसे ही ए का राइट एक्सीड होगा वैसे ही किसी ना किसी का राइट इन्फ्रिंज होगा। ठीक है, तो ये है आपका टॉट। बेसिकली इसमें क्या है, अब आप इस केस के अंदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं या फिर कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे तो उस केस में आप क्या क्लेम करेंगे, डैमेजेस। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर आप क्लेम करते हैं क्या है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर यही फर्क होता है कि जो ऑफेंस हुआ है, जो एक्ट हुआ है, उसकी ग्रेविटी का फर्क होता है। क्रिमिनल इंटेंट के जो क्रिमिनल एक्ट्स होती हैं उसके अंदर जो ऑफेंस है या जो एक्ट कमिट हुआ है उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी कम होती है और डैमेजेस जो होते हैं वो कम होते हैं। बट ऐसा नहीं है बहुत कम होते हैं, बट एज कंपेयर टू क्रिमिनल ऑफेंस वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉट की डेफिनेशन है एक एग्जाम्पल के पॉइंट्स पे। अब चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कहती है। टर्म टॉट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम। इस वर्ड को आप एग्जाम में मेंशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहाँ से टॉट वर्ड डराइव हुआ। ठीक है, विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूक्ड, सिग्निफाइंग अ रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट हो गया। ठीक है, इन लीगल टर्मिनोलॉजी टॉट रेफर्स टू अ सिविल रॉन्ग। ठीक, यही चीज़ मैंने अभी डिफाइन करी ऊपर कि बेसिकली अम्ब्रेला घुमाना उसका राइट है बट वो अपना सिविल राइट को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही उसने दूसरे को हिट करा तो 2 कैटेगरी में चला जाएगा, एक क्रिमिनल कैटेगरी और एक सिविल कैटेगरी। तो अगर सिविल कैटेगरी में जाता है और पर्सन डैमेज क्लेम करता है तो उसको हम बोलते हैं टॉट, और अगर क्रिमिनल कैटेगरी में जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस फॉर विच आर रेमेडीज प्रोवाइडेड थ्रू कंपनसेशन और रेस्टिट्यूशन। कंपनसेशन और रेस्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सेम चीज़ है, कहीं ना कहीं आप कंपनसेट करके एक पर्सन को उसी पोजीशन पे बैक प्लेस करते हो जहां से उसका लॉस शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच causes harm or injury to another person resulting in legal liability for the person who commits the act। मतलब किसी और पर्सन को इंजरी हुई है जिसकी वजह से जिस पर्सन ने इंजरी कॉज की है उसको लाइबल होना पड़ेगा और उसको उसकी लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक मैक्सिम है, ये मैक्सिम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जब तक कोई राइट होगा तब उसकी एक रेमेडी होगी। अगर कोई राइट ही नहीं है तो किस चीज़ की रेमेडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक राइट है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए रोड है, यहाँ पे आप मूव करने का आपका पूरा राइट है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो ऑन दैट रोड जो कि पब्लिक रोड है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई मूवमेंट रोकता है, रेस्ट्रेन करता है आपको, तो उस केस में आपका राइट ब्रीच होगा। और जब राइट ब्रीच होगा तो वहाँ पे आपकी रेमेडी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब राइट के ब्रीच होने पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उस राइट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेमेडी। बट इसका एक एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए ये रोड है, यहाँ पे ये रोड जा रही है और ये एक पर्सन वॉक कर रहा है। वॉक करते करते मान लीजिए यहाँ पे किसी का हाउस है, तो ये पर्सन के पास इस हाउस पे एंटर करने का राइट नहीं है। बट अगर फिर भी ये करता है अनलॉफुली, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हाउस का ओनर है वो इस पर्सन पे सूट इनिशिएट कर देगा दो मैटर्स में, या तो उसका सिविल में या फिर क्रिमिनल में, ठीक है। तो ये है टॉर्ट और ये है बेसिक बैकग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है, जैसे कोई डूबता है तो उसकी ड्यूटी है उसको बचाने की, ठीक है। बट ये क्या करता है, एक देखिए रॉन्गफुल एक्ट का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, अब रॉन्गफुल ओमिशन का एग्जांपल है ये। तो ये क्या करता है, जब कोई डूब रहा होता है उस पर्सन को ये बचाता नहीं है, अपनी ड्यूटी से ओमिट करता है। मतलब कोई एक्ट जो लीगली बाउंड था करने के लिए वो उसने नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओमिशन है, ओमिशन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो जब यहाँ पे ओमिशन हुआ तो इसने भी एक टॉर्ट कमिट करा। तो जो पर्सन डूब रहा था या जो पर्सन को इंजरीज हुई, सपोज उसके लंग्स में पानी चला गया, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकता है इस पर्सन से अपनी राइट का वायलेशन, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एन एक्ट और फेलियर टू एन एक्ट और ओमिशन इज डीम्ड टू बी रॉन्गफुल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, ये ब्लाइंड पर्सन है, अब इसको ये रोड क्रॉस करनी है, यहाँ पे एक और पर्सन खड़ा हुआ है जो कि फिट है। अब चाहे तो ये इसको रोड क्रॉस करा सकता है, बट ये इसकी मॉरल ड्यूटी होगी, लीगल ड्यूटी ऐसी कोई नहीं है। तो अगर इन केस ये इसको रोड क्रॉस नहीं कराता है और क्रॉसिंग करता है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ये पर्सन भी टॉर्ट के लिए लायबल होगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे इसने ओमिशन तो किया बट इसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड एसेंशियल है वो देखेंगे, डिफेंडेंट मस्ट हैव ओड अ लीगल ड्यूटी टू द प्लेंटिफ। वही वाली बात जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया रोड क्रॉस कराने वाला, कि ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस कराना हमारी मॉरल ड्यूटी है, बट जो लीगल ड्यूटी है हमें उसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ की टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ ड्राइवर ओज अ ड्यूटी टू पेडेस्ट्रियंस एंड अदर रोड यूजर्स टू ड्राइव सेफली। जो ड्राइव कर रहा है उसकी ड्यूटी है। जैसे मान लीजिए ये ब्लाइंड वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जिस कार से इसका एक्सीडेंट हुआ उस कार के ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो देख के चलाए। अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो इस पर्सन को लायबल करेंगे, ना कि इस पर्सन को जिसने रोड क्रॉस नहीं कराई, ठीक है, ये लायबल नहीं होगा। तो थर्ड है आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट। वायलेशन क्या है लीगल राइट का? द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ पर्सन्स लीगली प्रोटेक्टेड राइट। मतलब जिस चीज का राइट होगा उसी का वायलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जिस चीज का राइट नहीं होगा उसका वायलेशन हो जाए और आप क्लेम करो। जैसे एग्जांपल वो घर वाला, कि यहाँ पे एक घर बना हुआ है, इस पर्सन का कोई राइट नहीं है इसमें एंटर करने का, बट फिर भी क्योंकि अब इसको जाने का मन कर रहा है तो ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे इसमें जाने से रोक दिया तो आप मुझे रेमेडीज दो, क्योंकि इसका कोई लॉफुल राइट नहीं है। तो याद रखेंगे, रेमेडी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉफुल राइट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका एसेंशियल है हार्म और इंजरी। हार्म होनी चाहिए या इंजरी, जिसको हम बोलते हैं डैमेजेस, ठीक है। कॉज हार्म, इंजरी और लॉस टू द प्लेंटिफ, मतलब कोई लॉस या हार्म या इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ हार्म इंक्लूड फिजिकल इंजरी, फाइनेंशियल लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी, हार्म टू रेपुटेशन, ठीक है। ये आपका आईपीसी में भी है। अभी आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट आएगा बीएनएस, उसमें आप समझेंगे इस चीज को कि
जो ऑफेंस होता है या जो इंजरी होती है वो पहला आपका फिजिकल होती है, दूसरा फाइनेंशियल होती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी होता है और डैमेज टू रेपुटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल डेफोमेटरी स्टेटमेंट कॉजिंग हार्म टू समवन रेपुटेशन, ठीक है। अब डेफोमेशन एग्जैक्टली क्या है वो हम बाद में समझेंगे क्योंकि वो आपकी बात की यूनिट का टॉपिक है, बट ये एक एग्जांपल पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद रेमेडी होनी चाहिए जिसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, अगर कोई राइट होगा तो रेमेडी ऑब्वियस सी बात होगी, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रेमेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका राइट भी नहीं होगा, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट एम टू रिस्टोर इंजर्ड पार्टी टू देयर ओरिजिनल पोजिशन थ्रू मॉनिटरी कंपनसेशन और अदर रेमेडीज, या तो मॉनिटरी कंपनसेशन के थ्रू या फिर कोई अदर रेमेडी के थ्रू उसको अपनी पोजीशन पे वापस लाने की लॉ ऑफ टॉर्ट कोशिश करता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए टॉर्ट के। इंटेंशनल टॉर्ट, ये आपका सेकंड एग्जांपल है नेग्लिजेंस, थर्ड एग्जांपल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फोर्थ है डेफोमेशन। तो ये है आपका टॉर्ट के एग्जांपल, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स आपके इलेबोरेटेड वे में कवर्ड है सिलेबस में, तो अभी मैं डिस्कस करके वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। अभी आप धीरे धीरे सारे जैसे जैसे सिलेबस आता जाएगा पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक ये टेबल है, इसको आप देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड अदर रॉन्ग्स। आपके जो कंपेरिजन है वो टॉर्ट, क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक टेबल है ये, इसमें सिविल रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग और सिविल रॉन्ग। ये टॉर्ट जो होता है सिविल रॉन्ग होता है, क्राइम पब्लिक ये होता है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है, ठीक है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सिविल रॉन्ग होता है। फोकस किस पे होता है? कंपनसेशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। एग्जांपल क्या है? नेग्लिजेंस, थेफ्ट और असॉल्ट, फेलियर टू डिलीवर गुड्स एज एग्रीड, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो अर्ली फाउंडेशंस हैं उसमें समझ में आएगा कि पहले एक रिट सिस्टम होता था। मान लीजिए ये अम्ब्रेला वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें क्या हुआ कि जैसे वो मूवमेंट कर रहा है और वो चीज़ दूसरे के मुंह पे जब हिट हुई तब वहाँ पे उसका लीगल राइट जो कि राइट टू फ्रीली मूव था वो वायलेट हुआ, और जैसे वो राइट वायलेट हुआ उसका राइट टू रेमेडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब राइट टू रेमेडी स्टार्ट हुआ तो उसके पास दो ऑप्शन थे, पहले तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना, या फिर अगर कोई लॉ इस्टेब्लिश नहीं है तो उस केस में क्या करना कि रिट फाइल करना, ठीक है। आज की डेट में भी जब हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं, जो हमारे एयर प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारा वाटर प्रोटेक्शन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो हमारा ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज हैं, वो स्पेसिफिकली लॉज तब बने जब कोई रिट फाइल हुई। एमसी मेहता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस केस में, जो ग्रीनरी जो हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस हैं उसमें। तो जब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता है तो हम हायर कोर्ट्स के पास अप्रोच करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, और रिट्स को अप्रोच करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर लॉ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रिट्स का सिस्टम होता था, ठीक है, क्योंकि कोई लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्टिकुलर कोई एक्ट नहीं था या पर्टिकुलर कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं था। आज की डेट में भी लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं है, बट जिन टॉर्ट्स को हमने डिफाइन कर दिया, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये सारी टॉर्ट्स जो हैं इनको हमने कोडिफाई कर दिया, और कोडिफिकेशन से हम इनको एज अ सिविल रॉन्ग इन्फोर्स कर सकते हैं। बट जो टॉर्ट्स अभी भी डिफाइंड नहीं है उनको हम रिट्स के फॉर्म में इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये रिट सिस्टम हो गया। उसके बाद रिट सिस्टम से शिफ्ट हुए हम लोग आइडेंटिफाइंग जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग टॉर्टियस लायबिलिटी। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई किया रिट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एक्सपेंशन कैसे हुआ? लॉ ऑफ टॉर्ट्स ग्रू टू कवर द एरिया सच एज नेग्लिजेंस, डेफोमेशन, न्यूसेंस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ टॉर्ट के एग्जाम्पल्स हैं कि टॉर्ट मतलब कौन से सिविल रॉन्ग्स हैं। एक नेग्लिजेंस है, एक डेफोमेशन है, न्यूसेंस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो ये सिविल रॉन्ग है जो कि टॉर्ट की तरह डिफाइंड है प्रॉपरली, ठीक है। इसमें लैंडमार्क केस है, आप अभी बाद में अभी आपको समझ में आ जाएगा ये केस। उसके बाद इसमें ही डेवलपमेंट में एक थ्योरी आती है, सेलमेंट की थ्योरी, ठीक है। सेलमेंट कौन थे? जूरिस्ट थे। जूरिस्ट ने जो है लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अ सिविल रॉन्ग फॉर विच अ रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक पर्सन है, ए और बी, दो लोग हैं, इन दो लोगों के बीच में मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको देना था 50 लाख रुपीस, इसको सेल करना था लैंड, ठीक है। ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या हुआ कि इसने पेमेंट करने से मना कर दिया, ठीक है। अब इसने पेमेंट करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सम है वो लिक्विडेटेड है, मतलब पता है आपको 50 लाख का अमाउंट है, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पे चला जाएगा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
बट जहां पे ये सम डिफाइंड नहीं हो, जैसे इंजरी कॉज हुई एटेंडम, मतलब एट रैंडम इंजरी कॉज हो गई, वहां पे आपको कुछ पता ही नहीं था कि वहां पे कोई इंजरी के चांसेस हैं या कोई पहले से म्यूचुअल सेटलमेंट है या म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ऐसा कोई भी चांस नहीं थे। तो वहां पे क्या हुई, अचानक से इंजरी कॉज हो गई और इंजरी कॉज होने की वजह से वहां पे लॉस हुआ, और लॉस क्या हुए, अनलिक्विडेटेड लॉस हुए। मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकते। अब मान लीजिए वो अम्ब्रेला घुमा रहा था और जिसके मुंह पे लगा उसके नाक में नाक टूट गई। अब जब नाक टूट गई तो उसको कितना खर्चा आएगा वो आपको नहीं पता है, तो वहां पे क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, ठीक है। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जांपल आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलमेंट की डेफिनेशन के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हुए टॉर्ट्स के। पहला पब्लिक रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं क्राइम, जिसको हम बोलते हैं एक्ट अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी। मतलब एक पर्सन का मर्डर हुआ, ए ने बी को किल किया, तो ये जो बी मरा ये सिर्फ बी के लिए अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी, यहाँ पे जितने भी लोग रिसाइड करते हैं उनके बीच में एक दहशत फैल जाएगी कि भाई बी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या है, जो क्राइम होता है वो एक्ट अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट रॉन्ग्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्ट इन्फ्रिजिंग प्राइवेट राइट्स, उसको हम बोलते हैं टॉर्ट। अगर वो अनलिक्विडेटेड है, लिक्विडेटेड है और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में है तो उसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएंगे या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पिजन होल थ्योरी। इसको समझाने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए सेलमेंट ने कहा कि टॉर्ट बेसिकली टॉर्ट नहीं है, टॉर्ट्स है, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। सपोज ये आपके पिजन होल्स हैं, मतलब 12 टाइप के टॉर्ट्स हैं जो कि डिफाइंड है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये जैसे मान लीजिए नेग्लिजेंस, ये नर्वस शॉक, ये न्यूसेंस, ठीक है, ये डेफोमेशन, ये आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये आपके कंज्यूमर राइट्स, मतलब ये सारे टॉर्ट्स जो हैं ये डिफाइंड है। इसके अलावा कोई भी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसे टॉर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सेलमेंट की डेफिनेशन थी, बट ये इसके बहुत सारे क्रिटिक्स हो गए, क्योंकि ये हमें पता है ये बात कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। वो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है या वो फिक्स्ड है कि भाई आईपीसी में अगर सपोज 511 सेक्शंस थे तो 511 टाइप ऑफ ऑफेंसेस हो गए, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, अनकोडिफाइड है और ये एवर इवॉल्विंग है। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी वैसे वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट इवॉल्व करेगा। तो इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं होता है, ये नहीं होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। हमने टॉर्ट डिफाइन कर दिया कि सिविल रॉन्ग होता है, बट एग्जैक्टली सिविल रॉन्ग नेग्लिजेंस के फॉर्म में है, न्यूसेंस के फॉर्म में है, नर्वस शॉक के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है वो चीज नहीं डिफाइन करी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो होता है वो डिफाइंड है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स मतलब स्पेसिफिक ऑफेंसेस डिफाइंड नहीं है। अगर स्पेसिफिक ऑफेंसेस डिफाइंड है तो वो सम टाइप ऑफ टॉर्ट्स हैं, बट ये एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम सारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सारी प्रेडिक्शंस अभी नहीं कर सकते। विद टाइम नए टॉर्ट भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज सेलमेंट की पिजन होल थ्योरी और ये पिजन होल थ्योरी के क्रिटिक्स, ठीक है। उसके बाद विनफील्ड्स जनरल प्रिंसिपल थ्योरी, इन्होंने पिजन होल थ्योरी को अपोज करा। ये यही अपोजिशन है। Essence of tort law lies in principle of unreasonableness. According to him, all injuries done to another person are actionable unless there is some justification recognized by law. मतलब जो भी इंजरीज दूसरे पर्सन को हो रही हैं वो एक्शनेबल हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है जब तक वो इंजरीज किसी जस्टिफाइड एक्शन से नहीं हो रही है। अब सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे एक पुलिस वाला है। अब इसने इसको डंडे से हिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो ऑफिशियल कलर्स है, मतलब अपनी वर्दी के जो इसने वर्दी का यूज किया है, मतलब एक जो ऑफिशियल ड्यूटीज इसको मिली हैं टू मेंटेन द पीस, वो ड्यूटी को इसने फुलफिल किया। तो यहाँ पे जो इसकी एक्ट है उसको उसने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाइड बाय या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। बट अनरीजनेबल, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये चोरी करने जा रहा है, उसने बंदूक निकाल के गोली मार दी इसको, तो ये अनरीजनेबल हो गया, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। उसके बाद ये अदर ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक दो ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको सेलमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है और आपको लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बीच में डिफरेंस पता लग चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये फिर मॉडर्न ट्रेंड आ जाता है और किस तरीके से आज के ट्रेंड में नए एरियाज में या ह्यूमन प्रोस्पेक्ट में कैसे लॉ ऑफ टॉट काम कर रहा है ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ ऑफ टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम। देखिए कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक लॉ ऑफ टॉट भी आपको मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है। और क्राइम की डेफिनेशन तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ भी नहीं है क्राइम की, क्योंकि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। बेसिकली ऑफेंस की डेफिनेशन डिफाइंड है, पहले आईपीसी में डिफाइंड था, अब बीएनएस में डिफाइंड है। ठीक है, ये आप देखेंगे बाद में, इसको डिटेल में आप समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, कोई भी पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है, ऑफेंस मतलब क्या हुआ, जो चीज कैटेगराइज्ड हो एज पनिशेबल, मतलब जिस एक्ट या ओमिशन की पनिशमेंट डिसाइडेड हो आईपीसी में या कोई अदर लोकल लॉ में या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे नारकोटिक्स एक्ट के अंदर, तो वो ऑफेंसेस होते हैं और वो ऑफेंसेस क्या होते हैं, क्राइम होते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ टॉट क्या है? लॉ ऑफ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब बता चुका हूं मैं सारी चीजें। नेचर क्या है? सिविल रॉन्ग है, ड्यूटी इंपोज बाय लॉ ऑन ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, राइट वॉयलेटेड, लीगल राइट्स लाइक राइट टू प्रॉपर्टी, रेपुटेशन और पर्सनल सेफ्टी, ये वॉयलेट होता है। रेमेडी क्या है? कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस और रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्लियर मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको डिटेल में मैं समझा चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट की ही वीडियोस में। उसके बाद क्राइम भी आपको बता दिया मैंने। पब्लिक रॉन्ग अफेक्टेड सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि क्राइम जो होता है वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है। ठीक है, ड्यूटी ओड टू स्टेट एंड सोसाइटी, उसमें क्या है? ड्यूटी ओड टू इंडिविजुअल, इसमें क्या है? ड्यूटी ओड टू स्टेट एंड सोसाइटी। उसका राइट्स और ब्रीच ऑफ सोसाइटल पीस एंड सिक्योरिटी, सोसाइटल पीस को ब्रीच होती है और सिक्योरिटी को ब्रीच होता है। पनिशमेंट क्या है? रेमेडी क्या है? पनिशमेंट एज फाइन, इम्प्रिजमेंट, कम्युनिटी सर्विस एटसेट्रा। अब बीएनएस में नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, पहले कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में नहीं था, अब बीएनएस में इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद एक कंपैरेटिव टेबल है, इसको आप पूरी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मैंने एक चार्ट में डाल दी है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिक्कत वाली नहीं लगेगी जिसको समझ में ना आए। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? दो हैं, पहला इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, ये दो लीगल मैक्सिम्स हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनम, इसका मतलब क्या है? वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एक्चुअल डैमेज। ठीक है, मतलब लीगल राइट तो वायलेट हुआ बट एक्चुअल डैमेज कुछ नहीं हुआ। जैसे अम्ब्रेला वाले केस में जब उसके मुंह पे वो छाता लगा तो वहां पे एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ प्लस लीगल राइट भी वायलेट हुआ। उसका दूसरा क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया, एक्चुअल डैमेज और लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, तो ये दो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के। ये आप देखेंगे, इंजूरिया मींस वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन डैमनम मींस विदाउट एक्चुअल हार्म और डैमेज, मतलब इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया मींस वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, साइन डैमनम मींस विदाउट एक्चुअल हार्म। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट इवन नो फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म अकर्स, the infringement of legal right itself constitutes a tort and injured party is entitled to a remedy। इसके एग्जांपल देखिए, रॉन्गफुल डिनायल ऑफ वोटिंग राइट, अगर कोई वोटिंग किसी के पास राइट है बट कोई वोट करने ना दे तो वहां पे क्या है? कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियल डैमेज नहीं हुआ, बट वो आपका एक लीगल राइट था, राइट टू वोट आपका लीगल राइट है, बट कोई करने ना दे तो वहां पे क्या है? वहां पे लीगल राइट का वायलेशन है विदाउट फिजिकल डैमेज। ठीक है, ट्रेसपास टू लैंड, ये दूसरा एग्जाम्पल है, आपने क्या करा? दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप एंटर हो गए विदाउट परमिशन, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, तो वहां पे क्या हुआ कि उस पर्सन, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी पे आपने एंटर किया, उस पर्सन का लीगल राइट वायलेट हुआ, प्रॉपर्टी उसकी प्राइवेट थी, वहां पे एंटर करना अलाउड नहीं था, तो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, बट वहां पे कोई भी ऐसा फाइनेंशियल या फिजिकल डैमेज उसको नहीं हुआ। ठीक है, ये केस लॉ है, आप इसको बहुत ध्यान से, इसमें जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो इवॉल्व ही केस लॉ के थ्रू हुआ है, तो ये केस लॉज मैंने मेंशन करे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे। अगर, क्योंकि देखो अगर केस लॉ में एक एक एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। अगर कोई भी आपको इसमें केस लॉ में कंफ्यूजन है, कोई भी क्लियरिटी नहीं आती है, तो आप बता देंगे, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे, वैसे तो क्लियर हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमनम मीन्स डैमेज और लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, इसका फीचर क्या है? फोकस ऑन एब्सेंस ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नो रेमेडी इज अवेलेबल इवन इफ सिग्निफिकेंट हार्म अकर्स अनलेस अ लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, मतलब जब तक लीगल राइट नहीं होगा तब तक कितना भी हार्म आपको हो जाए उसका कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला लॉस ऑफ बिजनेस ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से आपका लॉस ऑफ बिजनेस हो जाए। एक मान लो आप यहाँ पे आपकी एक छत्र राज चलता हो, एक या मान लो एक रेस्टोरेंट हो,
ठीक है। दूसरा बी ने भी वहाँ पे खोल लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, इसको लॉस होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे लॉस तो हो रहा है, बट क्या इसके पास कोई ऐसा लीगल राइट है जिसमें बी को ये रोक सके यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने के लिए? तो ऐसा तो कोई लीगल राइट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बट लीगल राइट वॉलेट नहीं हो रहा है, तो इसके पास नो रेमेडी, कोई रेमेडी नहीं है इसके पास। ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग दैट ब्लॉक सनलाइट टू अ नेबर्स प्रॉपर्टी इज नॉट एक्शनेबल अनलेस इट वॉयलेट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड ईजमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है एक ए, और ये बिल्डिंग है, पहले यहाँ से सनलाइट आती थी बढ़िया प्रॉपर, बट यहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई बी, तो अब सनलाइट क्या होती है, यहीं तक रुक जाती है, यहाँ पे सनलाइट अब नहीं आती इस एरिया में, ठीक है। बट यहाँ पे कोई इसका एंट्री एग्जिट नहीं है, कोई भी अदर इजमेंटरी राइट नहीं है, तो यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है ये अनलॉफुल तरीके से हुई है, अनलेस एंड अनटिल इस कंस्ट्रक्शन में जो इंडिया के लॉज हैं, लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो इसमें अगर वायलेट नहीं हुए हैं, तो उस केस में इसके पास कोई भी राइट नहीं है। हालांकि इसका डैमेज हो रहा है, यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, बट फिर भी लीगल राइट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये आप केस लॉ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। ये एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल बनाई हुई है, देख सकते हैं आप उसमें आराम से, कोई भी इशू नहीं है इसमें। अब आइए आपका मेन टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12.5 मार्क्स के लिए, जस्टिफिकेशन इन टॉर्ट। जस्टिफिकेशंस क्या हो सकते हैं टॉर्ट में, ये चीज़ आपको समझनी होगी। कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये जस्टिफिकेशंस जो हैं ये कहीं ना कहीं हल्के फुल्के मिलते हैं आपके क्राइम के जस्टिफिकेशन से, ठीक है। मतलब ये जस्टिफिकेशन टॉर्ट के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है क्राइम के लिए भी। मतलब इसका क्या है कि अगर आप जस्टिफाइड वे में टॉर्ट कमिट करते हो तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, उसी तरीके से अगर आप जस्टिफाइड वे में क्राइम कमिट करते हो तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। ये तो सबसे पहला है वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया। द मैक्सिम मीन्स, ये भी एक लीगल मैक्सिम है, टू वन हु वॉलेंटियर्स नो हार्म इज डन, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एक पर्सन है ए, ये रोड है, यहाँ पे एक कार जा रही है, इससे लिफ्ट ले लेता है, ठीक है, लिफ्ट ले लेता है, और जैसे ही लेके लिफ्ट आगे बढ़ते हैं इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ए को डैमेजेस हो जाते हैं, इंजरी सफर हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब ए ने खुद लिफ्ट मांगी, मतलब ए को खुद उस गाड़ी में बैठना था, उसकी मर्जी थी उस गाड़ी से लिफ्ट मांगना, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया था, उसको किसी ने कहा था कि आप इस गाड़ी में बैठो, बट वो खुद अपनी मर्जी से बैठा और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, प्लेंटिफ हैड फुल नॉलेज ऑफ रिस्क, क्योंकि भाई गाड़ी में बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको पता हो सकता है कि उसको तो कोई आइडिया नहीं है कि ड्राइवर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फिर भी बैठ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको आइडिया था कि एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड, प्लेंटिफ वॉलेंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क, मतलब गाड़ी में बैठ के उसने रोड पे चलने का रिस्क और वॉलेंटरली लिया, मतलब किसी के कहने पे नहीं। उसके बाद थर्ड है, एक्ट कॉजिंग हार्म वॉज विद इन द स्कोप ऑफ कंसेंट, मतलब उसने बैठा और वो जो कंसेंट दी उसको लेके मूव करने की, उसी स्कोप ऑफ कंसेंट में एक्ट हो गई और जिसकी वजह से उसको इंजरीज हो गई, ठीक है। इसमें एक डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजम्पशन ऑफ रिस्क। अ पर्सन हु विलिंगली अंडरटेक्स रिस्की एक्टिविटीज एज्यूम्स द एसोसिएटेड रिस्क, मतलब जैसे गाड़ी में बैठना, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है, आज के डेट में तो इतने एक्सीडेंट कॉमन हो गए, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और जहां पे आप बिल्कुल भी अनअवेयर हो कि ड्राइवर कैसा है कैसा नहीं है, क्या सिचुएशंस हो सकती है कार के अंदर, क्या है क्या नहीं है, तो वहां पे क्या है, आप कहीं ना कहीं इस रिस्क जो उस गाड़ी के साथ एसोसिएटेड है, लिफ्ट लेते टाइम आप उस रिस्क को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स बॉक्सर का, जैसे दो बॉक्सर्स उतर रहे हैं रेसलिंग करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या है, दोनों ही जो एक्सपेक्टेड रिस्क है, भाई इंजरी का रिस्क है, पंच लग गया वहाँ पे आपका दांत टूट सकता है, आपकी इंजरीज हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद मेडिकल कंसेंट, जैसे ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह होती है, वहाँ पे रिस्क हो सकता है सर्जरी फेल होने का, तो वहाँ पे भी आप क्लेम नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नेग्लिजेंट एक्ट ना की हो। ये 3 केस लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में मेंशन करने रहेंगे, तब आपके जो आंसर्स होंगे बहुत क्वालिटी आंसर्स होंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद नेसेसिटी, दूसरा आपका है डेफिनेशन या डिफेंस नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत। एग्जाम्पल देता हूँ, ए पर्सन है ए, बी, सी, डी, ये 4 लोग एक कार में हैं, या मान लो एक बस में है, ठीक है। अब ये बस जा रही है, इसको चला रहा है ई, ठीक है। अब इसमें टोटल हो गए कितने, 5 लोग। अब क्या हुआ, इस बस के ब्रेक फेल हो गए,
बस के ब्रेक फेल हो गए, तो इसने क्या करा, यहाँ पे एक फील्ड है जहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो इसने क्या करा, इस बस को इस आम के पेड़ पे टक्कर मार दी बस से, ठीक है, ताकि ये बस रुक जाए। उसके बदले में ये आम का पेड़ टूट गया। जब ये आम का पेड़ टूट गया तो ये जो इंजरीज कॉस्ट हुई, मान लो ये प्लेंटिफ था जेड, ये आम का जो पूरा बगीचा था ये जेड का था, ठीक है, इसको इंजरी कॉज हुई एक पेड़ की। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 लोगों की जिंदगी का सवाल था, ठीक है। अगर ये इंजरी, अब देखा जाएगा, यहाँ पे एक कंपैरिजन बनाते हैं कि भाई जो इंजरी कॉज हुई है और जिसने इंजरी कॉज की है, तो कहीं ना कहीं वो इंजरी क्या एक बड़ी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉज हुई है, क्या कोई नेसेसिटी थी जिसकी वजह से इंजरी कॉज हुई है। अगर कोई नेसेसिटी एलिमेंट वहाँ पे है, भाई 5 लोगों की जान बचाने के लिए एक पेड़ चला गया अगर सपोज दैट, तो वहाँ पे इंजरी तो हुई है, बड़ी इंजरी है, बट वहाँ पे 5 लोगों की जान से ऊपर नहीं है वो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जस्टिफाइड एक्ट होगी, इसका पेड़ को ठोकना जस्टिफाइड एक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे इसके क्या है। एक्शन वॉज टेकन इन गुड फेथ, यहाँ पे जो कार का जो बस उसने टक्कर मारी पेड़ पे, वो भी गुड फेथ में मारी, वहाँ पे कोई ज़रूरत उसको ऐसी महसूस नहीं हो रही थी या कोई मेलाफाइडी नहीं थी कि वहाँ पे ज़बरदस्ती वो हार्म कॉज करे जेड को। उसके सेकंड है द हार्म कॉज वॉज प्रोपोर्शनेट टू द हार्म अवॉइडेड, मतलब प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो लगभग बराबर हो, नहीं तो जो हार्म बचाने के लिए हार्म कॉज किया जा रहा है वो हार्म ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसका रेलेवेंट डॉक्ट्रिन है पब्लिक नेसेसिटी और दूसरा प्राइवेट नेसेसिटी। एक्शन टेकन फॉर पब्लिक गुड, एग्जांपल डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी टू स्टॉप अ फायर, कोई फायर लगी हुई है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहाँ पे पब्लिक को एक तरीके से बेनिफिट करने के लिए आपने फायर को वहाँ पे स्टॉप करने के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, तो वो एक पब्लिक नेसेसिटी हो गई। प्राइवेट नेसेसिटी जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ये केस लॉज हैं, ये केस लॉज आपको ज़रूर से पढ़ने हैं और इनको समझना है, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपको इतने केसेस के नाम याद नहीं रहेंगे तो लीडिंग केस लॉ भी आप लिख सकते हो, बट मेंशन द फैक्ट्स एंड जजमेंट। उसके बाद है आपका प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, मतलब प्लेंटिफ की जहां खुद गलती हो, ठीक है, ये तो नाम से क्लियर है। प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट कॉज द हार्म, ठीक। रेलेवेंट डॉक्ट्रिन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इफ प्लेंटिफ्स negligence contributes to the harm the compensation may be reduced or denied, मतलब अगर प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस की वजह से हार्म हुआ है तो जो कंपनसेशन प्लेंटिफ को मिलना था वो रिड्यूस हो सकता है या डिनाई हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल, अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड रेकलेसली गेट्स हिट बाय कार। अब सपोज यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, ये रोड जा रही है, अब यहाँ से प्लेंटिफ के लिए रेड है, ये मतलब यहाँ पे अभी इन लोग ये कार के लिए ग्रीन है, बट प्लेंटिफ जल्दी में रोड क्रॉस करता है और एक कार इसको हिट कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटिफ की खुद की गलती होगी और वहाँ पे उसको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इग्नोरिंग कॉशन, वेट फ्लोर साइन एंड स्लिपिंग ऑन द स्टोर, अगर वेट फ्लोर का वहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे कई बार आप जाएंगे मॉल्स वगैरह में जहाँ टॉयलेट क्लीनिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे वेट फ्लोर का या क्लीनिंग गोइंग ऑन इस तरीके से लिखा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर फिर भी आप जाते हो और आप स्लिप हो जाते हो, आपको इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए क्लीनिंग या जो वहाँ का डिपार्टमेंट इंचार्ज है वो लायबल नहीं होगा। ये आपका एग्जाम्पल्स हैं, ये केस लॉज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, टॉट के लिए बहुत ज़रूरी है केस लॉ, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ही केस लॉ के थ्रू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आपने सबने OMG मूवी तो देखी होगी, ओ माय गॉड, उसमें क्या है, एक्ट ऑफ गॉड को डिफाइन किया हुआ है कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, ठीक है। वो पूरी मूवी एक्ट ऑफ गॉड के बेसिस पे बनी है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनफोर्सिनेबल एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हो, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इवेंट वाज कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, इवेंट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और प्रिवेंटेड, ना उनको एंटिसिपेट सोचा भी नहीं जा सकता था और प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मैजोरे, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफन इंक्लूड क्लॉसेज फॉर नेचुरल डिजास्टर एब्जॉल्विंग लाइबिलिटी, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे फ्लैट्स वगैरह, तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में हमेशा एक फोर्स मैजोरे क्लॉज होता ही होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जो कंस्ट्रक्शन स्टॉप करती है, जैसे अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो जो दिल्ली में पॉल्यूशन है, जिसमें ग्रैब का ऑर्डर्स आ गए थे, जिसमें स्टेज 4 और स्टेज 3 है, जहाँ पे जैसे ही ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, डीजल व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फोर्स मैजोरे क्लॉज है। जैसे डीजल व्हीकल स्टॉप हो गए तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल लगते हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो पार्टिकल्स वगैरह होती हैं, वो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे ही बैन लग गया तो कहीं ना कहीं फोर्स मैजोरे क्लॉज आ जाएगा। तो जो कमिटेड पोजीशन का टाइम होगा वो उतने जितना टाइम के लिए फोर्स मैजोरे क्लॉज एक्टिव रहा उतने टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोविड के केस में भी हुआ था, जब कोविड आया था तो उस केस में भी फोर्स मैजोरे क्लॉज एक्टिव हो गया था। तो जो भी कमिटमेंट्स थी, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स थी उस टाइम पे देने के लिए, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल,
जब बारिश हुई तो रिवर ओवरफ्लो हो गई, ठीक है। उसके बाद एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयज डैम कॉजिंग फ्लडिंग, अर्थक्वेक आया, डैम टूट गया और फ्लड हो गया, ठीक है। ये केस लॉ है, आप देख सकते हैं उसको बहुत आराम से, इसमें कोई भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट देखेंगे ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब वो एक्सीडेंट जिनको रोका ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो पहला एक्सीडेंट वाज अनफोर्सिनेबल, मतलब अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हो, फोर्सिंग कर सकते हो, तो वो एक्सीडेंट इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं होंगे। सेकेंड आपका डिफेंडेंट एक्सरसाइज ड्यू केयर, जो एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ है वो फॉलो कर रहा था, जो ड्यू उसकी ड्यूटी है केयर को फॉलो कर रहा था। एग्जाम्पल, कार एक्सीडेंट कॉज बाय ड्राइवर सफरिंग अ सडन हार्ट अटैक, गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को हार्ट अटैक हो गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में जो डैमेजेस, जो को पैसेंजर्स थे उनको जो डैमेजेस हुए वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सीडेंट किसी के हाथ में नहीं था, वो अचानक से हुआ, अनफोर्सिनेबल था, और जो ड्राइवर था वो ड्यू केयर क्या ही इसमें ऑब्जर्व करता। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग डिस्पाइट रेगुलर मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट्स हैं वो माल फंक्शन कर जाएं रेगुलर मेंटेनेंस होने के बाद भी। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा, कार को आप सर्विस करा लो बट फिर भी कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, माल फंक्शन रह जाता है, कई बार ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, कई बार गियर बॉक्स टूट जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर कवर होंगी। ये आपके केस लॉज हैं, ये ज़रूर आप एक बार देखेंगे, याद करेंगे इनको। इनके फैक्ट्स तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, बट थोड़ा केस का नाम याद करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है भाई, ये तो सबको ही पता होगा। प्राइवेट डिफेंस मतलब अपनी रक्षा या दूसरे की रक्षा के लिए तीसरे को हार्म करना, ठीक है। अ पर्सन इज जस्टिफाइड यूजिंग रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अदर्स और देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म। ये प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपका क्राइम के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, नेसेसिटी भी आपका क्राइम के लिए रेलेवेंट है। ये सारे जो कैटेगराइजेशन ऑफ जस्टिफिकेशंस हैं टॉर्ट के अंदर कहीं ना कहीं क्राइम में भी रिलेटेड होते हैं। इसके एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी एन इमीडिएट थ्रेट। सेकंड क्या है, फोर्स यूज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट, मतलब जो फोर्स यूज होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। अब सपोज कोई एक पर्सन है, ये आप फिस्ट मुक्का बना के आपके पास आ रहा है, तो आप इसको बंदूक से उड़ाने, गोली नहीं मार सकते, इसको बंदूक से उड़ा नहीं सकते आप, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, आप इसको फिस्ट फाइट तो कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर मान लो ये डंडा लेके आ रहा है तो आप इसको डंडे से तो रोक सकते हो, बट ये आप यहाँ पे इसको गोली नहीं मार सकते। बट हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 100, 50, 70 आदमी हैं एक साथ खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब इतनी मॉब आ रही है तब आप वेपन यूज कर सकते हो, तब आप गोली मार सकते हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ डिफेंस जस्टिफाइज एक्शन टेकन टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, मतलब जो भी हार्म होने वाला था उसको बचाने के लिए तो आप एक्शन लोगे ना, तो ये वही है, ठीक है। एग्जांपल, यूजिंग फोर्स टू फेंड ऑफ अ बर्गलर, एंड सेकंड रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन हु इज कॉजिंग फिजिकल हार्म, कि कोई फिजिकल हार्म करने आ रहा है उसको रोकना। ये केस लॉज हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो ये चार्ट आप इसको एक बार देख लेंगे प्रॉपर तरीके से, इसको चाहे तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं आप। तो ये आपको इजीली जो डिफरेंसेस हैं, जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नेसेसिटी, जो ये डिफरेंसेस हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये कहाँ कहाँ लगते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, यूनिट 1 आपकी क्लोज हो गई आज। तो इसी के साथ यूनिट 1 को फिनिश करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केस लॉज आपको ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट का डेवलपमेंट ही केस लॉज के थ्रू हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी इशू नहीं है। यूनिट 2 में मिलेंगे अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।